First of all, many thanks to Little More and the entire team. I have known some of them personally, but I was absolutely touched to see this movie. I've heard a lot about it, but of course, I don't deal much with pediatric oncology. So that's one part of the hospital where I'm not commonly seen because I work in digestive cancer surgery, and we have a separate department. And in fact, Dr. Sajid Qureshi and Dr. Ashish Gulia, they have been my students, and Brijesh Arora is very close to me. And I see many familiar faces here. So obviously, I see you or we pass each other in Tata Hospital many days and very often. But I came to know about this program, and very nice of you to have given me a chance to come and talk here. I'm a little late in doing that, but you know how Tata Hospital is. Today I was operating on an 82-year-old gentleman. I've had a little back sprain, but that is fine. I could go through the whole day, and today was a commitment to be here, so there is no question that I will be here with you and talk to you. Now, the one question I have is, how much time do I have? Because I know that I have been late and I don't want to delay you in any of your plans that you've already lined up. Can someone tell me that? Take your time, sir. Should I? Half an hour is a long time. Okay, fine. Do you want me to load the presentation or do you want me to have an informal talk? आप चाहते हैं तो आपके साथ मैं बात कर सकता हूँ, आप सवाल कर सकते हैं. I mean, you tell me how you want it. And informal would be better. So, अगर आप सवाल हिंदी is okay or English is okay, how would you prefer me to talk with you? हिंदी. तो मैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सर्जरी का कैंसर सर्जरी के ऑपरेशंस करने वाला डॉक्टर हूँ. मैं एक सर्जन हूँ. टाटा हॉस्पिटल में एक सर्जिकल ऑन्कोलॉजी की जो डिपार्टमेंट है उसमें मैं एक सर्जन हूँ. मैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सर्जरी यानी जो भी अपने डाइजेस्टिव कैंसर्स हैं उस कैंसर्स की जो एक ग्रुप है उसका मैं हेड हूँ. खाने की जो नली रहती है जिसको हम ईसोफेगस बोलते हैं वो एक दूसरी डिपार्टमेंट में आता है जिसको हम थोरेसिक सर्जरी बोलते हैं. और खाने के नली के पीछे नीचे जो आता है वो है जठर या पेट, और फिर छोटी आंत और बड़ी आंत, और लिवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास. गॉल ब्लैडर और लिवर में और पैंक्रियास में पाचक रस बनाए जाते हैं जिस रस के द्वारा पूरा खाना अच्छी तरह हजम हो जाता है. तो खाना खाने के बाद यू गेट बाइल विच इज़ कमिंग फ्रॉम द लिवर, विच इज़ स्टोर्ड इन अ बैग कॉल्ड एज गॉल ब्लैडर. एंड देर इज़ ऑल्सो द पैंक्रियस. पैंक्रियस के दो मेन फंक्शंस जो है, एक तो बॉडी की जो शुगर है वो कंट्रोल करना. तो इंसुलिन जो तैयार होता है वो पैंक्रियस में तैयार होता है, और उसके साथ साथ पाचक रस भी तैयार होते हैं. तो अगर आपका खाना अच्छी तरह हजम होना चाहिए तो उसके लिए आपको बाइल और पैंक्रियाटिक जूस की ज़रूरी होती है. तो जब पेट से खाना आगे छोटी आंत में चले जाता है तभी देर इज़ अ सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन, और वो सिग्नल के द्वारा बराबर ये पाचक रस आके खाना अच्छी तरह हजम करते हैं. जो भी शरीर चाहता है वो लिवर में चला जाता है. दैट्स द बिगेस्ट फैक्ट्री. तो लिवर शरीर की सबसे बड़ी फैक्ट्री होती है, और जो भी नहीं चाहिए शरीर को वो आस्ते आस्ते छोटी आंत से बड़ी आंत में जाकर शरीर से बाहर फेंक दिया जाता है. तो इसके जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है उसमें कैंसर्स तो होते ही है. अपने देश में फॉर्चुनेटली ये कैंसर्स उतने कॉमन नहीं है जितने यूरोप में और अमेरिका में दिखाई देते हैं. उसकी वजह एक है कि these cancers are considered to be cancers of the affluent world or the richer world. But India, fortunately and unfortunately, is also becoming slowly richer. So we are also seeing more and more gastrointestinal cancers. So digestive cancers, जितने अपने देश में आपको cervical cancers या mouth के cancers दिखाई देते हैं, head neck के cancers दिखाई देते हैं, क्योंकि सब लोग तंबाकू या पान खाने की आदत होने के कारण इस दुनिया के 33% head and neck cancers are present in India. 33% of the world's head and neck cancers are seen in India. बट गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कैंसर उतने कॉमन नहीं है, लेकिन उसकी नंबर पूरी तरह गए 4 साल में, यू आर टॉकिंग अबाउट द इंसेप्शन इन 2009. सो इन द लास्ट 5 years द नंबर ऑफ पेशेंट्स विच आर रजिस्टर्ड इन माई सर्विस हैज़ मोर देन डबल्ड. So today we see anywhere between 6,000 to 9,000 new cases of cancer only at the Tata Memorial Hospital. So ये नंबर भी काफ़ी बढ़ रहा है.
अभी डाइजेस्टिव कैंसर्स की प्रॉब्लम ऐसी है कि ये सॉलिड ट्यूमर्स रहते हैं, आप बच्चों के साथ काफ़ी डील करते हैं, उसमें लिक्विड ट्यूमर्स भी होते हैं, लेकिन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कैंसर्स सॉलिड ट्यूमर होते हैं। तो अगर आपको जनरल इन्फॉर्मेशन देनी है तो इस दुनिया में इतनी सब प्रोग्रेस और डेवलपमेंट होने के बावजूद कोई भी सॉलिड ट्यूमर के लिए सर्जरी की ज़रूरत होती है। सॉलिड ट्यूमर के लिए अपने पास अभी तक अच्छी तरह की कीमोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी या दवाइयाँ अब तक उपलब्ध नहीं हुई है। बहुत सारी रिसर्च पूरे दुनिया भर चालू है और उस दिशा में हम जा रहे हैं। वो दिशा तो ठीक है, लेकिन अब तक वी हैव नॉट मेड दैट मच प्रोग्रेस के कुछ दवाई मिले, दवाई ले ले और वो ट्यूमर चली जाए। दो चीज़ों में फ़र्क पड़ी है। जो पेट के लिम्फोमा होते थे, अभी लिम्फोमा शरीर में कहीं भी हो सकता है, ये लिम्फ ग्लैंड की बीमारियां हैं। तो लिम्फोमा के लिए अपनी लिम्फोमा की स्पेशल डिपार्टमेंट है, आप जानते होंगे टाटा में। तो लिम्फोमा के लिए 30-40 साल में काफ़ी सुधारणा हुई है कि कीमोथेरेपी देकर शस्त्रक्रिया की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो डाइजेस्टिव सर्जरी में भी लिम्फोमास होते हैं, वहाँ 90% ऑफ द टाइम्स वी डोंट हैव टू डू एन ऑपरेशन। कीमोथेरेपी द्वारा आराम मिल सकता है, लेकिन फिर भी 10% केसेस हैं जहां कीमोथेरेपी पूरी तरह का उसका असर नहीं होता और हमें आगे बढ़कर कभी कभी सर्जरी भी करनी पड़ सकती है, लेकिन ये नंबर काफ़ी कम हो गया है गए 20-30 सालों में। दूसरी एक बीमारी है जिसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टिनल स्ट्रोमल ट्यूमर बोलते हैं, GIST। दिस हैज़ बीन वन बिग डेवलपमेंट इन द लास्ट 15 ईयर्स। 2001 तक इस प्रकार की बीमारी के लिए सिर्फ अपने पास सर्जरी थी, और अगर बीमारी एक ही जगह में है तो अभी भी सर्जरी ही करनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर सॉलिड ट्यूमर है तो उसको ऑपरेशन करके निकाल देना बेस्ट होता है, लेकिन काफ़ी टाइम ये जो बीमारियां है, अभी हेड एंड नेक कैंसर में या ब्रेस्ट कैंसर में बीमारी आपको जल्दी पता चल जाती है, लेकिन पेट की कैंसर्स में शरीर की रिजर्व कैपेसिटी इतनी है कि आपको काफ़ी टाइम के लिए पता ही नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल, इसी वक्त शायद मेरे पास कैंसर हो, मैं जानता भी नहीं। यू कैन बी दैट नॉर्मल एंड यू मे नॉट रियलाइज, एंड बाय द टाइम यू रियलाइज कि कुछ दिक्कत हो जाए, बाय द टाइम इट इज़ डिटेक्टेड, उसकी काफ़ी टाइम स्टेज 3rd और 4th हो जाती है, विच इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रीट लाइक इन एनी कैंसर। तो अगर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल स्ट्रोमल ट्यूमर जिसे हम जिस्ट बोलते हैं, वो अगर आप जल्दी डिटेक्ट करें या अगर तो ऑपरेशन करवा देंगे, लेकिन एक जगह छोड़कर अगर काफ़ी जगह में दिखाई दी तो एक दवाई, एक टैबलेट है जिसको हम ग्लीवैक बोलते हैं। अभी तो इंडियन कंपनीज भी उसको मैन्युफैक्चर कर रही है, तो अभी इट हैज़ बिकम मच मोर चीपर। लेकिन 2001 में जब मैं सीनियर फेलो था टाटा हॉस्पिटल में, तभी ये दवाई हमें स्विट्ज़रलैंड से इम्पोर्ट करनी पड़ती थी, और हर महीने में उसका पेशेंट को खर्चा तभी 50,000 रुपीज़ था। लेकिन वो दवाई इस्तेमाल करते करते पूरी बीमारी चली जाती है। तो नाउ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल स्ट्रोमल ट्यूमर इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिसर्च दैट यू कैन गिव ड्रग्स and melt them, but that has been one last successful story in my specialty in the last 14 years. तो रिसर्च जो चल रही है वो काफ़ी है, लेकिन उसके रिजल्ट्स आने के लिए काफ़ी वक्त लगने वाला है, और तब तक हमें सर्जरी करती रहनी पड़ेगी, स्पेशली अगर बीमारी एक जगह में है। तो जनरल अवेयरनेस के लिए लोगों को पता होना चाहिए कि पेट के कैंसर्स में अगर एक या दो जगह पे बीमारी हो तो बेस्ट ट्रीटमेंट इज़ ऑपरेशन। अभी आप पूछो कि पेट की कैंसर है, स्मॉल इंटेस्टाइन की कैंसर है, लार्ज इंटेस्टाइन की कैंसर है, अगर वो एक या दो जगह पे है तो बेस्ट ट्रीटमेंट अच्छी तरह शस्त्रक्रिया करके उसे निकाला जाए, और उसके साथ ही अपने को क्योर का चांस मिल सकता है। और दूसरी डेवलपमेंट ऐसी हुई कि उसके साथ साथ थोड़ी बहुत कीमोथेरेपी की इम्प्रूवमेंट हुई है, रेडियोथेरेपी की इम्प्रूवमेंट हुई है। तो अगर मेरी टॉक अच्छी तरह में ऑर्गेनाइज करने के बारे में सोचूं तो लेट्स बिगिन विद से स्टमक कैंसर। स्टमक कैंसर अपने देश में टॉप 10 कैंसर्स में आया जाता है। डॉक्टर दीक्षित जो हमारे एपिडेमियोलॉजी डिपार्टमेंट के सीनियर क्लिनिशियन है, उन्होंने काफ़ी बड़ी स्टडी की है पूरे देश में। वी नो दैट द कैंसर इज़ वेरी कॉमन इन नॉर्थ इंडिया, जम्मू कश्मीर एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। इसलिए टाटा हॉस्पिटल में आपको काफ़ी पेशेंट दिखाई देंगे जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल वो एरिया से आते हैं, मणिपुर, इम्फाल, मिज़ोरम, गुवाहाटी, आसाम, दैट एरिया, उड़ीसा, जम्मू एंड कश्मीर।
देन सेंट्रल इंडिया में ये कैंसर अनकॉमन है, और फिर साउथ इंडिया तमिलनाडु में ये बीमारी दिखाई देती है। तो हर एक कैंसर किसी ना किसी प्रकार का एनवायरमेंटल डिसीज है और जेनेटिक डिसीज है, ये दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। So cancer is always a genetic problem. We don't know the answer as to why something goes wrong genetically even now in most of the cancers that we treat. So you have to identify कि इसकी वजह क्या है कि इस एरियाज में, इस स्टेट्स में ये सबसे ज़्यादा दिखाई देती है, और उसके वजह काफ़ी है। सैनिटेशन है, पावर्टी है, ज़्यादा स्पाइसेस खाने से है, टबैको से है, शराब से है, शायद जिस प्रकार का मीट या नॉन वेजिटेरियन खाना खाया जाता है और नॉन वेजिटेरियन खाना जिस प्रकार से स्टोर या प्रिजर्व किया जाता है, उसके वजह से भी ये पेट की कैंसर हो सकती है। जनरल मेजर इज कि हम सब लोगों को टेंशन के कारण, काम के कारण, लाइफस्टाइल के कारण एसिडिटी होती है। ये एसिडिटी से ऐसे नहीं सोचना है कि अभी मुझे पेट की कैंसर हो गई है, मुझे भी एसिडिटी होती है। लेकिन अगर ये बार बार होते रही या कन्वेंशनल सिंपल दवाई लेकर आपको आराम ना मिले, तो कम से कम सोचना चाहिए कि एक डॉक्टर के पास जाके अपॉइंटमेंट लेकर उन्हें मिलना, जो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट रहते हैं या जो एंडोस्कोपी स्पेशलिस्ट रहते हैं। जापान में ये बीमारी बहुत अच्छी तरह अर्ली डिटेक्ट की जाती है। Everybody thinks that they have a big screening program, but they don't have a screening program. But the awareness is very important. They have a very good awareness of this cancer. तो वो लोग जानते हैं कि उनके देश में ये कैंसर काफ़ी common है, so everybody is aware of that. So imagine today that for a cervical cancer in women or a breast cancer in women, if everybody is educated and aware, and you do basic simple things, you will treat many more, you will cure many more. तो स्टमक कैंसर्स में अगर जापान में ट्रीटमेंट दी जाए तो 80% पेशेंट्स क्योर होते हैं ऑपरेशन द्वारा, क्योंकि वहाँ स्टमक कैंसर की ऑपरेशंस स्टेज 1 और स्टेज 2 में होती है। और अपने देश में स्टमक कैंसर सबसे ज़्यादा जो हमारे टीम में होते हैं, देश में सबसे ज़्यादा स्टमक कैंसर की ऑपरेशन मैं और मेरी टीम करती है टाटा में, तो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ देम आर इन स्टेज 3। नसीब से स्टेज 1 या स्टेज 2 कभी से मिल जाता है लकीली, लेकिन 10 साल पहले हमें साल में एक केस करने को मिलती थी, 15 साल बाद साल में हमें 2 या 3 मिलते हैं। तो कितना काम करना बाकी है आपको और हमें, मैं जानता हूँ पूरी तरह। तो you create an awareness, you improve that, you will be able to treat and even cure gastric cancer, which is otherwise known as the king of death or king of cancers. तो ये हुआ स्टमक कैंसर के बारे में। दूसरी बात अच्छी ऐसी है कि सिर्फ स्टमक का कैंसर होने के बाद वो स्टमक निकाल देना उतना आसान नहीं है। लोगों को लगता है कि सर्जरी यानी इट्स सम सॉर्ट ऑफ बीइंग अ कारपेंटर और अ टेलर। Well, it is much more than that. It is far more complex, and it is not only a question of surgical skill. You require skill, but you require thinking. You require a full knowledge of the problem. So only if you have good thinking and full knowledge, it will come in your hands what is to be done ideally for every patient. Because in my specialty, 1 plus 1 need not be 2. In my specialty, 1 plus 1 can also be 11, because every individual, God has made them differently. So as we say, horses for courses, every individual हमें डिसीजन लेनी है कि इनकी स्टमक कैंसर के लिए किस प्रकार की ट्रीटमेंट देनी चाहिए। उसके आगे गैस्ट्रिक कैंसर की जो सर्जरी है वो भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स और मेजर सर्जरी मानी जाती है। तो हर एक सर्जन तो ज़रूर करना चाहता है, लेकिन अभी पूरे दुनिया भर हमें पता चला है कि स्पेशलाइजेशन होनी ही चाहिए। अभी 15 साल पहले कोई भी सर्जन जो टाटा में भी काम करते थे वो जनरल सर्जिकल ऑन्कोलॉजी का काम किया करते थे। सो अ सर्जन वुड डू अ ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी, वुड डू अ हिस्टेक्टमी, वुड डू अ नेक डिसेक्शन, वुड डू अ स्टमक कैंसर ऑल्सो, बट नो मोर। द ट्रेंड इज दैट यू हैव टू स्पेशलाइज फॉर डूइंग दीज कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस। ये ऑपरेशंस हर एक हॉस्पिटल में नहीं होनी चाहिए, कई हॉस्पिटलों में होनी चाहिए, क्योंकि ये स्पेशलिस्ट ऑपरेशंस है, उसके लिए काफ़ी ट्रेनिंग लगती है जो हम हमारे रेसिडेंट्स को और सीनियर फेलोज़ को काफ़ी टाइम के लिए देना पड़ता है। इस प्रकार के कम से कम
30 ऑपरेशंस करने के बाद, एक स्पेशलिस्ट के साथ करने के बाद वो नया सर्जन उस प्रकार की अच्छी तरह ऑपरेशन कर सकता है। तो इतना आसान नहीं है कि ऑपरेशन किया तो ये डॉक्टर ने भी किया, वो डॉक्टर ने भी किया। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वो ऑपरेशन अच्छी तरह किया जाए, उसके साथ जो लिम्फ नोड्स निकालने चाहिए वो पूरी तरह निकाले जाए, तो ही पेशेंट को क्योर होने का चांस मिलता है। सो दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल ओनली फॉर स्टमक कैंसर, दिस इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर पैंक्रियास कैंसर, दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर कोलन कैंसर, फॉर रेक्टम कैंसर, एंड दैट्स वाई वी हैव अ स्पेशलिटी इन टाटा कि हम लोग सिर्फ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल कैंसर्स में, बाकी दूसरे कोई कैंसर्स की ट्रीटमेंट नहीं देता। मेरे पास पेशेंट आते हैं ज़रूर, मैं उनको दूसरों डॉक्टरों के पास गाइड कर देता हूँ। दैट इज़ हाउ द फ्यूचर इज़ गोइंग टू बी। सो वन इज़ टू बी अवेयर, second is to be knowledgeable, third is to teach people, make them aware. The other problem in our country is that pain is unfortunately the last contact between the patient and the doctor, because in our philosophy tolerance is ingrained. So the problem is, when you have a problem, you carry on, you take home medicines, you feel today I did this, today I did that, this will go on till the problem becomes so bad that तभी अभी डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। तो ये नहीं करना चाहिए। If you have something which is different from normal, better to go to the doctor early. A stitch in time will save 9. That's what we should remember. तो स्टमक कैंसर के आगे हम लार्ज इंटेस्टाइन की कैंसर के बारे में भी बोलेंगे, एंड दैट इज़ अबाउट रेक्टम कैंसर, जो कैंसर्स संडास की जगह के बगल में या नज़दीक में होते हैं या लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं। अगर आपको किस प्रकार की आपकी स्टूल में या डेली हैबिट्स में कुछ चेंज हो गई, जो चेंज सिर्फ 2-4 दिनों के लिए नहीं लेकिन काफ़ी दिनों के लिए अगर जारी रही, तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाइएगा। हर एक की बावल या मोशंस की हैबिट्स एक रहती है, लेकिन अगर वो बदल गई, हाँ ठीक है, आप 4 दिनों के लिए छुट्टी के लिए गए, 4 दिनों के लिए शादी के लिए गए और थोड़ी से बावल अपसेट हो गई और पैटर्न बदल गई, उसके लिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन अगर वो जारी रहा, पढ़े लिखे लोग मेरे पास आते हैं 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, कि गए 4 महीनों से दिक्कत चालू है, लेकिन हमें लगा कि मैंने यहाँ भेलपूरी खाई, वहाँ गई थी, और फिर बड़े बड़े कैंसर लेके पेशेंट आते हैं। सो डोंट निग्लेक्ट अ सिम्टम कि अगर आपकी बावल हैबिट्स बदल जाए और वो काफ़ी टाइम के लिए जारी रहे, तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अंदाजे 40 उम्र के बाद हर 6 महीने में एक बार ब्लड टेस्ट करनी चाहिए, जहां आपको पता चले कि आपकी हीमोग्लोबिन ठीक है, आपकी यूरिन एग्जामिनेशन ठीक है, आपकी स्टूल एग्जामिनेशन नॉर्मल है, आपकी किडनी ठीक काम कर रही है, डायबिटीज़ है कि नहीं। ये सिंपल एक ब्लड टेस्ट से होता है। मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि आपको सीटी स्कैन की ज़रूरत है या एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप की ज़रूरत है। एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप्स इज़ नथिंग बट अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी. I'm telling you that, and only giving you anxiety. It doesn't help you. Nowhere in the world have they shown that an executive health checkup helps in reducing the incidence of cancer. So just do a simple blood test, that is enough. Lead a life of moderation, that is enough. If you have a change of symptom, go to a doctor. अगर आपके स्टूल में ब्लड दिखाई दे या काले रंग के स्टूल दिखाई दे, तो ऐसे नहीं सिर्फ सोचना है कि मैंने कल कुछ खाया था उसके वजह से हुआ। यू हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल। लेकिन अगर आपकी हीमोग्लोबिन नॉर्मल है और उसके बाद आपको डाउट आया, तो ये दूसरा कुछ हो सकता है, शायद खून नहीं है, ध्यान में रखिए। लेकिन अगर आपको लगा कि आपके स्टूल में ब्लड है लेकिन आपकी हीमोग्लोबिन भी कम है, तो आपको ज़रा अलग प्रकार से, अलग ढंग से सोचने की ज़रूरत है। सो ब्लड इन स्टूल इज़ ऑल्सो समथिंग विच यू हैव टू सी। अभी लोगों को नॉर्मली जानकारी है कि अगर स्टूल में ब्लड आ जाए तो इट इज़ पाइल्स। करेक्ट, मोर कॉमन प्रॉब्लम इज़ पाइल्स एंड नॉट कैंसर। बट एक जगह पाइल से अगर खून आया, इसका अर्थ ये नहीं कि ऊपर पूरी बड़ी आंत में और कहीं से भी खून नहीं आया है। तो अगर 30-35 साल के बाद अगर आपके ब्लड में स्टूल में ब्लड दिखाई दे और आपके डॉक्टर आपको बोले कि पाइल्स की बीमारी है, पाइल्स के साथ साथ ऊपर और भी बीमारी हो सकती है, ये डॉक्टरों को भी जानकारी नहीं होती। तो काफ़ी टाइम डॉक्टर कोलोनोस्कोपी या सिग्मोइडोस्कोपी, यानी जो एंडोस्कोप डाला जाता है बड़ी आंत पूरी तरह देखने के लिए, वो किया नहीं जाता। वो करने की ज़रूरत है। उसके साथ भी आप काफ़ी ट्यूमर्स, लार्ज इंटेस्टाइन के आप जल्दी डायग्नोज कर पाएंगे।
So that's the other area where we do a lot of work in large intestine and small intestine, and basic simple attention to detail will help you. अभी large intestine के cancers लोगों को कितने होते हैं? How much time do I have? Do I have another 10 minutes? Sure. So large intestine के cancers, बड़े आंत के cancers लोगों को क्यों होते हैं? उसकी एक वजह है कि अगर अपनी डाइट वेस्टर्नाइज डाइट होने लगी, आपकी इंडियन डाइट काफ़ी अच्छी है क्योंकि उसमें वेजिटेबल्स ज़्यादा है, नॉन वेजिटेरियन कम है, और अपने देश में कॉन्स्टिपेशन ये एक मेजर प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन यूरोपियन डाइट, अमेरिकन डाइट, वहाँ कॉन्स्टिपेशन काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि वो लोग मीट ईटर्स हैं, नॉन वेजिटेरियन डाइट ज़्यादा खाते हैं. तो नॉन वेजिटेरियन, आवर इंटेस्टाइन इज़ मेनली नॉट डिज़ाइंड फॉर अ नॉन वेजिटेरियन डाइट. It is not designed. It is created by nature more for a vegetarian diet. तो वो खाना डाइजेस्ट करने के लिए काफ़ी टाइम लगती है, और अगर ज़्यादा टाइम लगने वाला है तो the bad things which is supposed to be your stool gets retained in your large intestine for too long. And when that happens, it produces carcinogens. Carcinogens यानी जो चीज़ों के वजह से आपको फाइनली कैंसर की शरीर में शुरुआत होती है. So carcinogens get produced in the large intestine because of lack of exercise, because of a diet which is high in fat, a diet which is high in non-vegetarian food, a diet which is more of Domino's and McDonald's and all this, and not green leafy vegetables and salads and fruits, and then you are more likely to develop a large intestine cancer. इसलिए मैंने आपको बोला कि ये cancers अपने देश में काफ़ी कम हैं. अगर आप 1 लाख पॉपुलेशन को देखा जाए तो अपने देश में ये बीमारी 4 या 5 लोगों को होगी in 1 lakh. The same number becomes 15 or 25 in America and England and Europe. So 15 to 25 people per 100,000 develop colon and rectal cancer abroad. In India, about 5 people per 100,000 develop colon and rectal cancers. But 10 years ago, you had only 1 or 2 people per 100,000 developing colon and rectal cancer, and this cancer is seen more common in India's cities. So it's an urban phenomenon, and that's why I said you might be genetically susceptible to develop the cancer, but the genes finally become bad and you start developing cancer when there is environmental influence also. So leading a life of modern, because genes आप बदल नहीं सकते, जिस प्रकार से आपके पास जीन्स है वो है सिंस बर्थ, बट इफ़ यू रिस्पेक्ट योर बॉडी देन द चांसेस आर दैट यू विल नॉट गेट कैंसर. टाटा हॉस्पिटल में आके आपको लगेगा कि सबको इस दुनिया में कैंसर ही हो रहा है, विच इज़ नॉट द केस. A large number of people do not have cancer is what we should also understand. So this is about large intestine, small intestine, and about stomach. पैंक्रियास कैंसर के बारे में उसमें मैं काफ़ी काम कर चुका हूँ, and we have got a lot of original and clinical work which is recognized worldwide for our work. बट वहाँ जॉन्डिस हो सकती है लोगों को. अभी एक बेसिक चीज़ जानकारी होनी चाहिए कि 2 प्रकार के जॉन्डिस होते हैं. एक तो हम उसको मेडिकल जॉन्डिस बोलते हैं, जिससे हमें हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी या हेपेटाइटिस ए, बाहर खाना खाने से, रॉन्ग प्रैक्टिसेस, यूजिंग रॉन्ग नीडल्स ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑल दीज थिंग्स कैन गिव राइज टू हेपेटाइटिस बी एंड सी. One of the biggest places in the world which has got a high incidence of hepatitis B and C is unfortunately India. Again, the problem is of lack of awareness, the lack of discipline, and the rampant spread of hepatitis B and C. अभी hepatitis B and C से होता क्या है? जॉन्डिस होती है, 2-3 हफ्ते के लिए आप घर रहते हैं और उसके बाद जॉन्डिस चली जाती है, आपको लगता है अभी मैं ठीक हो गया हूँ. लेकिन ये जो वायरस है वो लिवर में क्रॉनिकली जा बैठ जाता है, और लिवर अगर खराब हो गई तो 2 मोस्ट कॉमनेस्ट कॉजेज फॉर द लिवर टू बिकम बैड इज ईदर ड्रिंकिंग अल्कोहल, एंड द सेकेंड थिंग इज हेपेटाइटिस इन्फेक्शन. तो हेपेटाइटिस इन्फेक्शन अगर क्रॉनिक हो गई तो लिवर सिरोसिस हो जाती है. सिरोसिस यानी लिवर जो एकदम सॉफ्ट है, शरीर का सबसे बड़ा फैक्ट्री है, उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है और वो फैक्ट्री की काम करने की क्षमता ग्रेजुअली कम होते जाती है. तो अगर ये हो गया तो ये मेडिकल जॉन्डिस बोलते हैं, जहाँ लिवर का फंक्शनिंग ठीक ना हो
और फिर जॉन्डिस हो जाता है। लेकिन उसके सिवाय दूसरा एक जॉन्डिस है जिसे हम सर्जिकल जॉन्डिस बोलते हैं, जो हमारे स्पेशलिटी में हमें काफ़ी दिखाई देता है, जो लोगों को काफ़ी टाइम पता नहीं चलता। जहाँ लिवर काम अच्छी तरह करती है, बाइल बराबर प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन वो बाइल डक्ट द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बाइल आता है उसमें रुकावट आ जाती है, वहाँ ट्रैफिक जैम हो जाती है। जहाँ बाइल डक्ट के ट्यूमर या कैंसर होते हैं, गॉल ब्लैडर के ट्यूमर या कैंसर होते हैं। गॉल ब्लैडर कैंसर इज़ एन इंडियन प्रॉब्लम, जिसके बारे में आपके साथ में ज़रूर 2 मिनट के लिए बात करूँगा। और उसके नीचे पैंक्रियस आती है, पैंक्रियस हेड। दिस एरिया इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एरिया इन द एब्डोमेन, बिकॉज वहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, पैंक्रियस आती है, बाइल डक्ट आती है, पैंक्रियाटिक डक्ट आती है, 2 बड़े खून के नस है जहाँ से अच्छा खून पूरे इंटेस्टाइन को सप्लाई किया जाता है और ब्लू ब्लड पूरे इंटेस्टाइन से वापस लिवर के लिए भेजा जाता है। वो दोनों खून की नस उसी जगह में है। ऑल दिस इज़ इन अ स्मॉल एरिया ऑफ लेट अस से 4 by 4 सेंटीमीटर्स। तो उस जगह में अगर ट्यूमर्स हो गए तो आपको जॉन्डिस भी होगा, उसकी ट्रीटमेंट कॉम्प्लेक्स भी होगी। ये कैंसर मोस्ट ऑफ द टाइम्स 3rd and 4th स्टेज में डायग्नोज किया जाता है। तो टाटा हॉस्पिटल में हर साल हम लोग अंदाजे 300 से 350 पैंक्रियाटिक कैंसर्स देखते हैं। उसमें से हम अभी अंदाजे 100 ऑपरेशंस कर सकते हैं। द रिमेनिंग 200 वी कांट इवन ट्रीट देम टू गिव देम अ चांस ऑफ क्योर। So we can only do 100 operations because the other 200 who come are already advanced when they come to us. So you can also develop jaundice, जिसके लिए अभी थोड़ी बहुत treatment options नॉन सर्जिकल भी आ चुकी है, जहां हम एंडोस्कोपी द्वारा स्टेंटिंग कर सकते हैं। और ये कैंसर्स में थोड़ी बहुत कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की भी ऑप्शंस है। तो नाउ कैंसर हमारी स्पेशलिटी में इज मेनली मल्टी डिसिप्लिनरी। So surgeon is there, patient is there, but you also require medical oncology, you require radiation oncology, you require stoma clinic people, क्योंकि अगर रेक्टम की एरियाज में हम ऑपरेशन करें तो पूरा नीचे का रास्ता कभी कभी हमें निकालना पड़े और फिर पेशेंट को परमानेंट स्टूल के लिए पेट के ऊपर बैग आती है, बट दैट कैन स्टिल क्योर अ पेशेंट। एंड आई नो पीपल हु आर लिविंग फॉर many years, 5, 10, 15, 20, 30, who will have a bag and who will carry on with all normal activities. We even have doctors with a bag who can carry on with normal activities. So lot of progress has happened that we can help them in that direction. So the other general message which I've already given before, one is about prevention, one is about awareness, second is leading a disciplined life with a fair degree of moderation. कोई भी चीज़ आप इस दुनिया में ज़्यादा करें तो आपको भगवान सबक सिखाने वाला है। So don't play with God too much. You can play up to a limit but not beyond that. And then if you have any change in your symptoms or something, don't wait for too long. Go to a doctor and also talk the same to your colleagues, because that's how you will gradually spread the message. Apart from all the good work that you are doing and a program like this, I think it's important that we educate people. So you must have seen it, we make our information pamphlets, but I've made them in English, I've made some of them in Bengali and some of them in Hindi. But India is a country with such diverse languages and so much work is to be done. But we are fortunate in a place like Tata that we can do this, and that's what gives us the biggest pleasure. I think in short I have tried to speak about this to you. बट अगर आपको किसी प्रकार के क्वेश्चंस है, सवाल करने हैं, तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। आई थिंक आई विल स्टॉप हियर। थैंक यू। यस, आपने हीमोग्लोबिन के बारे में बताया कि आप रेगुलर वो चेकअप करते जाए, तो इसका मतलब ये है कि कैंसर जब होता है तो उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं? लार्ज कोई भी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कैंसर में जब अंदर ट्यूमर होता है तो ट्यूमर द्वारा थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती है, जो आपको शायद पता भी ना चले, क्योंकि ब्लड उसकी कलर ऑटोमेटिकली चेंज होकर इट माइट पास ऑफ इन योर स्टूल। यू मे रियलाइज इट, यू मे नॉट रियलाइज इट। लेकिन हीमोग्लोबिन अगर ड्रॉप होने लगा जब बाकी उसकी कोई वजह नहीं है, तो आपको सोचना होगा कि क्यों। हीमोग्लोबिन ड्रॉप नॉर्मली नहीं होना चाहिए। अगर आपकी रीजनेबल नॉर्मल डाइट है तो हीमोग्लोबिन कम नहीं होनी चाहिए। तो इट्स अ सिंपल टेस्ट,
इजीली पॉसिबल, और आपको उसके बारे में कुछ क्लूज मिल सकते हैं। और इसमें वाइट सेल्स जो है वो ज़्यादा बढ़ते हैं कैंसर में, ऐसे कुछ है? हाँ, क्योंकि बॉडी की जो डिफेंस सिस्टम है, जो आर्मी है, वो वाइट ब्लड सेल्स की है। तो जब शरीर में कैंसर होने लगता है, सो द बॉडी ट्राइज टू माउंट अ चैलेंज टू फाइट द कैंसर, कि अगर एक जगह में कैंसर है तो उसको उसी जगह में रखा जाए। ये शरीर थोड़े टाइम के लिए कोशिश जरूर करता है, काफ़ी टाइम हार जाता है क्योंकि कैंसर विंस। सो यू कैन हैव सिचुएशंस वेयर द वाइट ब्लड सेल्स कैन इंक्रीज, बट कोई भी टेस्ट सिर्फ आइसोलेशन में देखनी नहीं है। आपको फैमिली हिस्ट्री है कि नहीं, आपको किसी प्रकार के सिम्टम्स है कि नहीं, उसके बाद आपके जो सब टेस्ट किए हैं उसमें कौन सी एबनॉर्मेलिटीज़ आपको दिखाई दे रही है, और उसके बाद ही सोचना है कि अगर ये WBC काउंट कितना एबनॉर्मल है कितना नहीं है, ऐसे देखना है। नहीं तो ऐसे हो जाता है कि मैं कुछ आपको बोल दूं और आपको एक ब्लड टेस्ट में कहीं तो हाई WBC काउंट दिखाई दे, जो आपको शायद 2 हफ्ते पहले बुखार हुई थी, खांसी हुई थी, उसके वजह से हाई है, और आप सब लोगों को चिंता लगे कि मुझे कैंसर हो गया। ऐसे नहीं है बात कोई। गॉल ब्लैडर नॉर्मली उसमें सिर्फ पथरियाँ होती है, और गॉल ब्लैडर स्टोन्स इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, अगेन अ प्रॉब्लम ऑफ द रिच वर्ल्ड। तो गॉल ब्लैडर स्टोन्स इज़ द कॉमनेस्ट, एंड फॉर्चुनेटली गॉल ब्लैडर कैंसर महाराष्ट्र में, गोवा, कर्नाटका, साउथ इंडिया, गुजरात, वहाँ दिखाई नहीं देती। लेकिन काफ़ी स्टडीज़ हो चुकी है, लेकिन और भी उसके ऊपर रिसर्च जारी है कि ऑल अलोंग द गंगा, द गैंजेटिक प्लेन, उस एरिया में उत्तर प्रदेश, बिहार, राइट अप टू बंगाल एंड आसाम, there is a very high incidence of gallbladder cancer, very high. So gallbladder cancer is an Indian problem sadly, and it is a very bad cancer. So if I do 100 operations of gallbladder cancer, only 20 patients will be alive at the end of 5 years. It is such a bad cancer. एंड वी डोंट नो, और ये एनवायरमेंटल है प्रीडोमिनेंटली, क्योंकि देश में और कहीं नहीं दिखाई देता, उस एरिया में बहुत सारा दिखाई देता है। इसलिए टाटा हॉस्पिटल में हम काफ़ी गॉल ब्लैडर कैंसर्स की ऑपरेशन करते हैं, जो शायद नोबडी इज़ इवन ट्रेन टू डू दिस काइंड ऑफ ऑपरेशंस इन महाराष्ट्र एंड गुजरात, बिकॉज उन्हें ये ट्रीटमेंट करने की देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी फॉर देम, बट इन टाटा वी गेट पेशेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। नाउ वन पॉसिबिलिटी इज दैट द river is polluted with toxic minerals and elements and poisonous things in the blood, in the Ganga, and people live on the Ganga. They live, their water supply, their food, the fish, everything comes from the Ganga. So one strong possibility is ki it is some toxic elements which are coming into the bile duct system or the biliary system in the people who live there, and then they are getting gallbladder cancer. But we don't know that as yet. नहीं, अगर शुरू से ही, अगर बचपन से ही कम है तो ज़रूर, जब कम है पता चले तो आप यूजुअली नॉर्मली एंड अप विद अ डॉक्टर और विद अ ब्लड स्पेशलिस्ट. सो देर आर अदर कॉजेज के जहाँ हीमोग्लोबिन पहले से ही थोड़ा कम है और उसके कुछ अलग वजह हैं जो आपको पता चल जाए. लेकिन अगर आपके ब्लड रिपोर्ट्स ऑल अलोंग नॉर्मल रहे हैं और फिर अगर आपको अचानक दिखाई दे कि आपकी हीमोग्लोबिन की लेवल कम हो गई है, दैट शुड बी अ साइन ऑफ वरी. ऑफ कोर्स हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है. राइट राइट, क्योंकि कैंसर बहुत चालाक है. सो द मिनट यू क्रिएट अ सिस्टम के एक रास्ता से जिस प्रकार से वो कैंसर फैल रहा है, वो रास्ते के ऊपर अगर हम ब्लॉकेड ला दे किसी प्रकार की दवाई के वजह से या कोई भी इंटरवेंशन के वजह से, तो इट चेंजेस इट्स कलर एंड इट मूव्स इन अनदर डायरेक्शन टू डू अ बाईपास एंड स्टिल स्प्रेड. So that's why we always say that cancer has many ways of spreading. For example, pancreatic cancer में there are thousands of pathways, thousands. इसलिए 100 साल से हम पैंक्रियाटिक कैंसर में ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाए हैं.
क्योंकि अगर 1000 है तो 2 दवाइयाँ आती है, 3 दवाइयाँ आती है। रिसर्च तो 1000 ड्रग्स में होता है, लेकिन फाइनली क्लिनिकल प्रैक्टिस में 2 या 3 दवाइयाँ आती है। उससे थोड़ा बहुत असर पड़ता है, लेकिन वो कैंसर के और भी कई अनेक रास्ते हैं जहाँ इट चेंजेस एंड इट कैन कंटिन्यू टू स्प्रेड। दैट इज आवर बिगेस्ट चैलेंज नाउ। एक्स्ट्रा हीट के वजह का सवाल नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि इफ़ यू हैव सर्टन फूड्स दे आर मोर प्रोन टू गिव राइज टू कैंसर। जैसे मैंने बोला कि आपको ये कॉन्स्टिपेटिंग फूड्स है। फॉर एग्जांपल अगर आप ज़्यादा चीज़ या बटर या स्वीट्स खाएं तो आपको हार्ट अटैक या डायबिटीज़ या बॉडी वेट बढ़कर आपके जो ब्लड वेसल्स है वो काफ़ी नैरो होने वाले हैं, क्योंकि यू आर ईटिंग टू मच ऑफ फैट इन योर डाइट विच यू आर नॉट कंज्यूमिंग। सो सिमिलरली इफ़ यू ईट टू मच ऑफ फूड जो इंटेस्टाइन से बाहर नहीं जाता तो आपको तकलीफ होने वाली है। नॉर्मल वेजिटेबल्स खा के, नॉर्मल डाइट में थोड़ा बहुत नॉनवेज खाकर अगर आप कॉन्स्टिपेटिंग डाइट नहीं खा रहे तो आपको कैंसर फूड के वजह से नहीं होने वाला। LDL is mainly for heart disease. It is not mainly the reason for cancer. Exactly. So that is for heart disease. Blood vessel के disease और heart disease के लिए yes, LDL is important, cholesterol is important, triglycerides are important, VLDL is important. So many things are important. Blockages? किस प्रकार के ब्लॉकेजेस? सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया हूँ थोड़ा। नहीं, खाने के वजह से ब्लॉकेजेस नहीं बढ़ते। आप किस प्रकार का खाना खाते हैं उससे ब्लॉकेजेस, आपके ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, लेकिन उसका डायरेक्टली कैंसर के साथ कुछ कनेक्शन नहीं है। में हार्ट डिसीज तो अलग है कि आप ज़्यादा फैटी डाइट खाएं उसके वजह से आपको दिक्कत हो, वो पूरी तरह अलग प्रॉब्लम है। व्हाट आई एम टेलिंग यू इज डाइजेस्टिव कैंसर, जो पेट के कैंसर है, अगर आप किसी भी प्रकार का खाना खाएं जो आपके लिए कॉन्स्टिपेटिंग डाइट है, ज़्यादा तीखा खाए उसके वजह से तकलीफ हो सकती है, ज़्यादा स्वीट खाए या ज़्यादा कॉन्स्टिपेटिंग डाइट खाए जिससे आपको मोशन अच्छी तरह ना हो जाए, उसके वजह से भी आपको कैंसर हो सकती है। बिकॉज द फूड विच हैज़ टू पास आउट इन अ फिक्स टाइम इज नॉट पासिंग आउट, वो अंदर रह जाता है। नहीं, सिस्टम नहीं ब्लॉक होती, आप तो नॉर्मल रहते हैं, आप घूमते फिरते सब कुछ जारी रहता है आपका, लेकिन सिस्टम में फूड में खराबियां तैयारी हो जाती है जो शरीर के ऊपर असर करती है, जिसको हम कार्सिनोजेंस बोलते हैं। थैंक यू।